ठीक है। तो पोटेशियम इज द चीफ एनायन इन इंटरसेल्युलर फ्लूइड, क्या ये क्वेश्चन सही है? या फिर फॉस्फेट इज द चीफ केटायन इन द इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। या फिर सी, सोडियम इज द चीफ एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, या डी ऑप्शन सही है क्या? क्लोराइड इज द चीफ एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए अपनों को फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपनों को एनायन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, केटायन क्या होता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, इनके बारे में अपने को स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी अपन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, है ना। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। और इसमें से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सही है चार ऑप्शन में से, और वो सही है तो वो क्यों सही है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन गलत है, और वो गलत है तो क्यों है, तभी अपना है ना नेगेटिव मार्किंग कम हो पाएगी, ठीक है। तो अपने को अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो अपने को फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जैसे फ्लूइड में है कि भाई फ्लूइड कितना होता है, जिसमें फ्लूइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बना होता है फ्लूइड, है ना। जिसमें अब फ्लूइड टोटल होता कितना है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना प्रेजेंट होता है, टोटल फ्लूइड बॉडी वेट का कितना प्रेजेंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 60%, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का 60% बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। 60%, मान लो किसी का 70 किलो वेट है तो तो 42 उसका लीटर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, मतलब कितना, 60%, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ बॉडी वेट का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा हुआ है, ठीक है। और है ना, इतना होता है। अब ये फ्लूइड दो भागों में होता है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में सेल के बाहर, है ना, एक तो ये ECF एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। दो जगह फ्लूइड रहता है अपना, है ना। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है, दूसरा इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड रहता है, ठीक है। ठीक है, और दो जगह फ्लूइड डिपॉजिट रहता है अपना, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। और एक और होता है इंट्रा सेलुलर। मतलब फ्लूइड दो जगह डिपॉजिट रहता है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है, दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड कितना रहता है, 1/3 रहता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3% एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड रहता है ना, और इंटर सेलुलर में रहता है 2/3% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है।
है ना। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर भी, ये तो इंटर सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर, है ना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कहाँ का रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में रहता है इंट्रावेस्कुलर, इंटरस्टिशियल और होता है ट्रांससेल्यूलर। कहाँ का होता है, इंटरवेस्कुलर में होता है, इंटरस्टिशियल में होता है और ट्रांस सेल्यूलर में होता है ना। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो 1/3% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड है, ये इन 3 कंपार्टमेंट में रहता है, ठीक है। अब इंटरवेस्कुलर में तो ब्लड प्लाज्मा हो गया, ठीक है। इंटरस्टिशियल में लिम्फ हो गया, ठीक है। और ट्रांससेल्यूलर कहाँ का होता है, ट्रांससेल्यूलर जैसे CSF और साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल ठीक है, और इंट्राओकुलर सही क्यों नहीं आता है? इंट्राओकुलर है ना, यहाँ ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड डिपॉजिट रहता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट हो गया है ना, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड का यहाँ पर डिपॉजिट रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में। इसमें इंट्रावेस्कुलर होता है, इसके अंदर इंटरस्टिशियल होता है जिसके अंदर लिम्फ होता है, और ट्रांससेल्यूलर जिसमें आउटसाइड जैसे CSF है, साइनोवियल फ्लूइड है, और लिम्फ और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रांससेल्यूलर कंपार्टमेंट में रहता है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर का इसमें कंपार्टमेंट रहता है, और इंटरसेल्यूलर तो सेल के अंदर है, 2/3% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जैसे फ्लूइड्स में और जो फ्लूइड्स है और किस किस से मिलकर बना होता है, जिससे अपन पढ़ रहे थे ना फ्लूइड, फ्लूइड के बारे में अपन दो पढ़ा था, ये एक तो H2O से मिलकर बना होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बना होता है फ्लूइड, जिसमें एक तो वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स अलग होते हैं और उनका कंसेंट्रेशन अलग होती है, और इंटरसेल्यूलर में अलग होती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पढ़ लेते पहले क्योंकि आएगा। पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं केटायन, केटायन, ठीक है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं एनायन, ठीक है। जिनके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको केटायन बोलते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ठीक है, केटायन, ठीक है। केटायन कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है सोडियम प्लस
जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो केटायन है, ठीक है। पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, केटायन है ना। सोडियम कितना होता है एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, सोडियम, ठीक है, 142, ठीक है। पोटेशियम कितना होता है 5 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है, 5 मिलीकूलेंट पर लीटर, है ना। कैल्शियम कितना होता है 1 होता है और कैल्शियम भी 5 होता है, ठीक है। तो सोडियम कितना होता है, सोडियम 142 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है। पोटेशियम कितना होता है 5 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है और कैल्शियम भी 5 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है। मैग्नीशियम 1 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है। टोटल कितना हो गया, सॉरी 2 होता है, 2 होता है, सॉरी कितना हो गया 154। टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 154 मिलीकूलेंट पर लीटर, ठीक है। 154 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में केटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में केटायंस होते हैं ना। और एनायन यहाँ देख लेते हैं अपन, एनायन इधर, एनायन, एनायन किसे बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं अपन एनायन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज वाले एनायन कौन कौन से हैं, जैसे क्लोराइड, हंड्रेड एंड 3 मिलीकूलेंट पर लीटर, ठीक है। बाइकार्बोनेट ये कितना होता है 26 मिलीकूलेंट पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट, ठीक है। और कौन सा होता है क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है। और सल्फेट के बाद ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और प्रोटीनेट, ठीक है। फॉस्फेट होता है 2 मिलीकूलेंट पर लीटर, होता है 1 मिलीकूलेंट पर लीटर, होता है 5 मिलीकूलेंट पर लीटर, और ये होता है 17 मिलीकूलेंट पर लीटर, ठीक है। ये क्या हो गया एनाइंस हो गए। एनाइंस कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनाइन होंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एनाइन कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड, ठीक है, और बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीनेट, ये कौन हो गए एनाइन हो गए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर केटायन, केटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन होता है पोटेशियम, ठीक है 150, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, होता है 40, टोटल कितने होते हैं 200 मिलीकूलेंट पर लीटर।
ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर केटायंस कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा? 200 मिलीकूलम। और एनायन एनायन कौन कौन सा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? वो कौन सा होता है? एक तो होता है HPO4 माइनस एंड SO4 माइनस, ये होता है 150, ठीक है। इसके बाद HCO3 माइनस, ये होता है 10 और प्रोटीनेट, ये होता है 40। टोटल हो गया 200, ठीक है। तो इंटरसेल्युलर फ्लूइड के अंदर केटायंस कितना होंगे? पोटेशियम 150 मिलीकूलम पर लीटर, मैग्नीशियम 40 मिलीकूलम पर लीटर और सोडियम 10 मिलीकूलम, टोटल 200 मिलीकूलम पर लीटर इसमें केटायंस होते हैं। एनायन कितना होंगे? एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसे HPO4 मतलब फॉस्फेट एंड सल्फेट 150 मिलीकूलम पर लीटर होता है, और बायकार्बोनेट जिसको HCO3 माइनस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो 10 मिलीकूलम पर लीटर होता है, और प्रोटीनेट ये 40 मिलीकूलम पर लीटर होता है। मतलब 200, टोटल कितना हो गया? 200 मिलीकूलम पर लीटर। ये हो गया इंटरसेल्युलर फ्लूइड में एनायन और केटायन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में या चीफ एनायन ऑफ इन इंटरसेल्युलर फ्लूइड, तो क्या बोलेंगे? फॉस्फेट एंड सल्फेट। एक और क्वेश्चन पूछते हैं चीफ केटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो पोटेशियम का नाम आएगा। वो कितना होता है? 150 मिलीकूलम पर लीटर होता है, ठीक है। और चीफ एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो क्या आएगा? क्लोराइड आएगा, ठीक है। और चीफ केटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वो आता है सोडियम, होता है। वो कितना था? 142 मिलीकूलम पर लीटर होता है, ठीक है। अपना क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पोटेशियम इज द चीफ एनायन इन इंटरसेल्युलर फ्लूइड। क्या पोटेशियम एनायन है? नहीं, पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पोटेशियम एनायन नहीं है, केटायन है। लेकिन हाँ, ये सही लिखा है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड में चीफ होता है लेकिन केटायन होता है, एनायन नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। फॉस्फेट इज द चीफ केटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। फॉस्फेट क्या केटायन है क्या? क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है? फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम HPO4 माइनस, तो ये क्या है? एनायन है, ये केटायन नहीं है। तो ऊपर ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सोडियम इज द चीफ एनायन इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। के सोडियम एनायन है? नहीं है, क्योंकि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम इज द चीफ एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड? नहीं, सोडियम क्या है? केटायन है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि सोडियम इज द चीफ केटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो ये क्वेश्चन सही होता, लेकिन ये इसने एनायन लिख रखा है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कौन सा सही रहेगा? क्लोराइड इज द चीफ एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो क्लोराइड इज द चीफ एनायन, मतलब क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनायन भी है। और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में भी होता है ना? कितना होता है? 103 मिलीकूलम पर लीटर होता है। तो ये अपना क्वेश्चन सही हो गया है ना। अपने को ये भी ध्यान रखना है, केटायन बोल रहा है कि एनायन के बारे में बोल रहा है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के बारे में बोल रहा है कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। While assessing the level of consciousness of a patient using Glasgow Coma scale, which of the following score represent the best motor response from the patient? ठीक है, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स क्या होगा पेशेंट से? अपन GCS को असेस कर रहे हैं, ग्लासगो कोमा स्केल को अपन असेस कर रहे हैं पेशेंट पे, तो उसका मोटर रेस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स क्या रहेगा? 4, 3, 6 या 5, कौन सा रहेगा? इसके लिए अपनों को है ना ग्लासगो कोमा स्केल को पढ़ना पड़ेगा। वो किस में अपन असेस करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ।
ग्लासगो कोमा स्केल है ना, इसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल ये होता क्या है? ठीक है, किसमें असेस करते हैं, इसका स्कोर कितना होता है, इसका पैरामीटर्स कितने क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको अपन असेस करेंगे ना, इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो एक तो ग्लासगो कोमा स्केल को असेस करते हैं अपन, किसको चीज को पता लगाने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल को किसमें यूज करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए अपन किस चीज का यूज करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल को अपन यूज करते हैं। किसको, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कौन से पेशेंट में, एलओसी बोलते हैं इसको है ना, लॉस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए अपन ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, ये कहां पर यूज होता है, जैसे अगर अपन इसका इंडिकेशन देखें तो ये जैसे किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी में जैसे एसडीएच हो गया, सबड्यूरल हेमरेज। ठीक है, हेमरेज या ईडीएच, ट्रोमाटिक ब्रेन इंजरी, किसी पेशेंट को ट्रोमाटिक ब्रेन इंजरी हो, ईडीएच होता है, सब एचडीएच होता है, सबड्यूरल हेमरेज हुआ हो या हेड इंजरी हुई किसी भी प्रकार की जिसमें कॉन्शियसनेस अफेक्ट होता है, उसको पता लगाने के लिए अपन किस चीज का यूज करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तीन पैरामीटर्स होते हैं इसके। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है आई ओपनिंग। आई ओपनिंग होता है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है आई ओपनिंग होता है। इसको अपन नंबर्स देते हैं कि भाई पेशेंट आई ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक पैरामीटर आई ओपनिंग होता है, दूसरा होता है वर्बल रेस्पॉन्स होता है, तीसरा मोटर रेस्पॉन्स होता है ना। तीन पैरामीटर्स अपन ग्लासगो कोमा स्केल को असेस करने के लिए तीन पैरामीटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट आता है आई ओपनिंग, दूसरा आता है वर्बल रेस्पॉन्स, तीसरा आता है मोटर रेस्पॉन्स। इसमें अलग अलग स्कोर होता है। ठीक है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर अलग अलग स्कोर को चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं अपन आई ओपनिंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कि पेशेंट अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, आप पेशेंट के पास गए और पेशेंट ने स्पॉन्टेनियस ही आई ओपनिंग कर दी, तो मतलब स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग होती है तब अपन, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है तो अपन कितना मार्किंग देते हैं, इसको 4 मार्किंग देते हैं। ठीक है, कितना मार्किंग देंगे, 4 मार्किंग देंगे। अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है तो 4 मार्किंग देते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट ऑन वॉइस,
अगर पेशेंट अपन पेशेंट के पास गए, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, अपन बोल रहे हैं तो ही वो आई ओपनिंग कर रहा है, तब अपन उसको मार्किंग देंगे, 3 मार्किंग देंगे। मतलब पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने आई ओपनिंग नहीं की, ठीक है, फिर अपन उससे बोले, जैसे उसका नाम बोले, जैसे रमेश नाम बोले तो रमेश, तब जाके उसने आई ओपनिंग की, तब उसको अपन क्या स्कोर देंगे, 3 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट ने आई ओपन की, जैसे कि पेन स्टिमुलेशन किया, पेशेंट को पेन स्टिमुलेट किया, उसके बाद अगर उसने आई ओपनिंग किए, तब उसको अपन देते हैं 2 मार्किंग, ठीक है। ठीक है, अगर पेशेंट ने, अपन पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने आई ओपन नहीं की, ठीक है, मतलब उसको 4 मार्किंग भी नहीं है। अपन ने पेशेंट का नाम बोला कि भाई रमेश, तब भी उसने आई ओपन नहीं की, तो उसका 3 मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। अपन ने उसको पेन स्टिमुलेट किया, ठीक है, उसको टीटी ट्रेकोस्टोमी से उसको सक्शन किया, तब भी उसने आई ओपनिंग नहीं की, तो उसका 2 मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। और नो आई ओपनिंग मतलब 1 मार्किंग, ठीक है। पेशेंट आई ओपनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है तो 1 मार्क। इसमें हमेशा ध्यान रखना, 0 मार्किंग नहीं होता है, इसमें मिनिमम 1 मार्किंग होता है, ठीक है। ठीक है, अब आता है सेकंड, आता है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट आई ओपनिंग, है ना। सेकंड होता है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स कब करेंगे, अगर वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट का अगर ट्रेकेस्टोमी हो रखी है, ठीक है, तो वो बोल नहीं पाएगा, तो वहां पर अपन क्या लिखेंगे, वीटी या टीटी लिख देंगे। वर्बल की जगह क्या लिख देंगे, ईटी है। अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है तो ईटी लिखेंगे, अगर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है तो टीटी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोल तो पाएगा ही नहीं उसमें, है ना। इसमें कितना मार्किंग रहता है, मैक्सिमम मार्किंग रहता है इसमें 5। देखो सेकंड वाला है ना, वर्बल रेस्पॉन्स। इसमें इसमें पेशेंट अगर ओरिएंटेड है, तब उसको अपन 5 मार्किंग देंगे। पेशेंट ओरिएंटेड है मतलब ओरिएंटेड किससे, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, टाइम, प्लेस और पर्सन से अगर ओरिएंटेड है, मतलब वो उसका, जैसे उसको पूछा तो उसका नाम बता रहा है, वो कहाँ पर है ना, टाइम नाम बता रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, प्लेस मतलब वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, कहाँ पर है, वो स्थान को बता पा रहा है, ठीक है। टाइम बता रहा है कि अभी कितने बजे है, वो बोल रहा है, ठीक है। और पर्सन की मैं कौन हूँ, ये कौन है, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव आया है तो उनका नाम क्या है, ठीक है, उसकी वाइफ आई है तो उसके वाइफ का नाम बता रहा है, ठीक है। तो ओरिएंटेड है पर्सन, तो अपन क्या कितनी मार्किंग देंगे, 5 मार्किंग देंगे, ठीक है। और कंफ्यूज है पेशेंट, कंफ्यूज है मतलब वो बता नहीं पा रहा है, वो उस पर कौन, मतलब वो कॉन्शियसली उसको बता नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है वो, ठीक है। जैसे वो उससे पूछा कि ये आपका रिलेटिव कौन है, तो वो कंफ्यूज है कि मुझे इसका बारे में पता नहीं है, या फिर ऐसा कंफ्यूज तरीके से आंसर आंसर दे रहा है अपने क्वेश्चन का, तब अपन उसको 4 मार्किंग देंगे, ठीक है। और इनअप्रोप्रिएट वर्ड,
अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे उससे क्या पूछा और वो आंसर क्या दे रहा है। मतलब उससे पूछा कि ये कौन है, ये आपके रिलेटिव खड़े हैं, ये कौन है, तो वो आंसर क्या दे रहा है कि आज सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा बना था। मतलब उससे पूछा क्या है और वो आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, उससे उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि भाई सुबह आपने क्या खाना खाया था, ठीक है, तो वो उससे क्वेश्चन ही पूछा लेकिन वो आंसर क्या दे रहा है कि ये मैं आईसीयू में हूँ, या फिर मैं ये मेरी वाइफ है। ठीक है, उससे क्वेश्चन क्या पूछा और उसका आंसर क्या दे रहा है, तो वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कहलाएगा। ठीक है, इसको अपन 3 मार्किंग देंगे। और इनकम्प्रेहेंसिव स्पीच आती है, अगर इनकम्प्रेहेंसिव तो उसको 2 मार्किंग देंगे। इनकम्प्रेहेंसिव स्पीच में क्या आता है, जैसे मोएंस, ठीक है, जिसको आप समझ नहीं पाते। मोइंस मतलब जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा रोता है और वो बोलता है ना, तब कुछ समझ नहीं आता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्रेहेंसिव स्पीच। मतलब आप वो बोल रहा है लेकिन कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, वो उसको अपन क्या मार्किंग देंगे, उसको 2 मार्किंग देंगे, है ना। अगर नो वॉइस है, नो वॉइस, तब अपन इसको 1 मार्किंग देंगे। ठीक है, मतलब वो बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, उससे कुछ भी पूछा लेकिन वो बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वर्बल रेस्पॉन्स में मैक्सिमम मार्किंग होती है 5, ठीक है, और मिनिमम होती है 1। ठीक है, इसमें 0 मार्किंग, ग्लासगो कोमा स्केल में 0 मार्किंग नहीं होती है, इसमें मिनिमम मार्किंग 1 होती है। ठीक है, मिनिमम इसको 1 होता है। ठीक है, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, किसे टाइम प्लेस पर्सन इस सब से ओरिएंटेड है, तब अपन इसको 5 मार्किंग देंगे। अगर पेशेंट कंफ्यूज है, वो बता नहीं पा रहा है कि भाई कौन है कहाँ है, तो वो उसको अपन 4 मार्किंग देंगे। अगर पेशेंट क्वेश्चन पूछा और वो आंसर क्या दे रहा है ना, उसको क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, तब अपन उसको 3 मार्किंग देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट इनकम्प्रिहेंसिव स्पीच है, आप जो पेशेंट बोल रहा है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसको अपन 2 मार्किंग देंगे। अगर पेशेंट कुछ वर्ड्स बोल ही नहीं रहा है, नो वॉइस है, ठीक है, तो अपन इसको 1 मार्किंग देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, मोटर रेस्पॉन्स मैक्सिमम कितना होता है ना, इसमें अपन मोटर रेस्पॉन्स को अपन उसको असेस करेंगे, है ना। तो मोटर रेस्पॉन्स मैक्सिमम कितना होता है, 6 होता है ना, मोटर रेस्पॉन्स। इसमें अगर पेशेंट अपने कमांड्स को फॉलो कर रहा है, उससे बोला कि अपने हाथ उठाइए, ठीक है, तो हाथ उठा रहा है, राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड को उठा रहा है, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, तो अपना लेफ्ट हैंड को उठा रहा है, राइट लेग को उठाइए, राइट लेग को उठा रहा है, मीन्स अपना कमांड को वो फॉलो कर रहा है। तो अगर वो अपने कमांड को फॉलो कर रहा है, तो अपन उसको कितना मार्किंग देंगे, उसको अपन 6 मार्किंग देंगे। तब अपन इसको 6 मार्किंग देंगे। इसमें मैक्सिमम मार्किंग, मैक्सिमम स्कोर इसका 6 होता है। ठीक है, दूसरा आता है लोकलाइज पेन। अगर पेशेंट अपने पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, तो उसको 1 मार्किंग 5 देंगे। जैसे उसके अगर यहाँ पर पिंच किया, तो वो अपना हाथ लेके अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, या फिर उसको यहाँ पे पिंच किया तो अपना हाथ लेके यहाँ पे आ रहा है, जहां पर पेन स्टिमुलेशन हुआ, पेशेंट वहां अपने हाथ को लेके आ रहा है, उसको पेन को लोकलाइज कर सकता है कि उसको इस जगह पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो अपन उसको
5 मार्किंग देंगे। ठीक है, पेशेंट कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, उसको बोला हाथ उठाए, हाथ नहीं उठा रहा है, पैर उठाए, पैर नहीं उठा रहा है, लेकिन उसको पेन स्टिमुलेट किया, तो वह उस जहां पर पेन हुआ है वहां पर पेशेंट अपना हैंड्स को लेके आ रहा है, तो अपन उसको 5 मार्किंग देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? पेन। मतलब पेशेंट है ना, पेन को पेन को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर रहा है पेशेंट, जिससे उसके अपने लेग पे पेन किया, उसको चुंटी गोड़ी, तो वो पैर को पीछे की तरफ फ्लेक्स कर रहा है ना, फ्लेक्स कर रहा है पेन को, क्यों? विड्रॉल कर रहा है पेन से। अगर पेन से विड्रॉल होता है, जैसे उसके यहाँ पर पिंच किया तो हाथ ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो विड्रॉल फ्रॉम पेन हो रहा है, तो अपन अपन 4 मार्किंग देंगे। ठीक है, मतलब पेशेंट कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पेन को लोकलाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो विड्रॉल कर रहा है पेन से। ठीक है, तो अपन उसको 4 मार्किंग देंगे। अगर अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है ना, फ्लेक्शन एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब पेशेंट अगर उसको कुछ भी स्टिमुलेशन दिया, तो पेशेंट ऐसे अपने हाथ को या पैर को सेंट्रल में लेके आ रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट अपने हैंड्स और लेग को अगर सेंटर में ऐसे लेके आ रहा है, तो वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, तब अपन उसको क्या मार्किंग देंगे? अपन उसको 3 मार्किंग देंगे। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है 3 है ना, एबनॉर्मल अगर एक्सटेंशन हो रहा है, तो अपन 2 मार्किंग देंगे। मतलब पेशेंट अपने अगर उसको स्टिमुलेशन किया, तो अपन हैंड्स को ऐसे कर रहा है, वो सेंटर बॉडी से दूर लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाती है किसी को, या ना कोर्टेक्स वगैरह, इसमें अगर इंजरी हुई है, तब अपन एबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ये एबनॉर्मल जो फ्लेक्शन है, जिसको बोलते हैं अपन डीकोर्टिकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं डीसेरिब्रेट। तो ये जो डीसेरिब्रेट है, या डीकोर्टिकेट से ज्यादा सीवियर कंडीशन है। ठीक है, इसमें प्रोग्नोसिस और खराब होती है, किसकी? पेशेंट की। ठीक है, और इसमें आता है नो मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है पेशेंट में, अगर उसको न तो पेशेंट कमांड फॉलो कर रहा है ना, ना वो पेन को लोकलाइज कर सकता है, ठीक है, ना वो पेन से विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, ना वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो कर रहा है, और न ही वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो कर रहा है, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं है उसकी मसल्स वगैरह इनमें, तो उसको अपन मोटर रेस्पॉन्स में 1 मार्किंग देंगे। ठीक है,
है, तो जीसीएस में अपन मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, जीसीएस में मैक्सिमम स्कोर होता है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। मतलब मोटर रेस्पॉन्स के 6 और वर्बल रेस्पॉन्स के 5 और आई ओपनिंग के 4, तो टोटल कितना हो गया, मैक्सिमम स्कोर होगा 15 होता है, ठीक है। और मिनिमम स्कोर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मिनिमम स्कोर 3 होता है। अगर पेशेंट के अगर जीसीएस स्कोर 8 या उससे कम है, ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, कोमा का पेशेंट कहलाएगा, 8 या इससे कम होता है तो पेशेंट कोमा में कहलाता है। मतलब जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, इसमें मिनिमम स्कोर 0 नहीं होता है, इसका मिनिमम स्कोर होता है 3 होता है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन कहाँ है, while assessing the level of consciousness, ठीक है, of a patient using the Glasgow Coma scale, which of the following score represent the best motor response from the patient? बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। आई ओपनिंग का बेस्ट आई ओपनिंग रेस्पॉन्स होता है 4, ठीक है। और 5 क्या होता है, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स 5 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स क्या होगा फ्रॉम द पेशेंट से, तो वो होता है 6 होता है, ठीक है। इस 6 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन डॉट थेरेपी कैन काज डीफनेस? ऐसी कौन सी डॉट थेरेपी में, या पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन डॉट थेरेपी कैन काज डीफनेस, ऐसी कौन सी डॉट थेरेपी में ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से डीफनेस होता है, मतलब बहरापन होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी ड्रग है डॉट थेरेपी में? पहले बात तो डॉट थेरेपी में किसके लिए यूज करते हैं वो बताएंगे, है ना। इसमें आता है जैसे इथाम्ब्यूटोल, ठीक है, आइसोनियाजिड, या फिर आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसी कौन सी ड्रग है डॉट थेरेपी में जो डीफनेस करती है ना। अपन इसमें डॉट थेरेपी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, डॉट थेरेपी ना। डॉट थेरेपी, डॉट्स का पूरा नाम क्या है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या नाम है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स, है ना। ये अपन यूज किस में करते हैं, इसमें यूज करते हैं टीबी में, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए अपन उसको खत्म करने के लिए अपन डॉट्स थेरेपी यूज करते हैं। इस टीबी को लिए एक प्रोग्राम भी आया था जिसका नाम है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आया था 1997 में भी आया था, है ना। और इसको 2012 में नोटिफिएबल डिजीज के नाम से भी
डिजीज के नाम से भी जाना गया। नोटिफाइबल मतलब कोई भी डॉक्टर इस अगर टीबी के पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसको ट्रीट करने के बाद किसको गवर्नमेंट को बताना होगा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं नोटिफाइबल डिजीज, ठीक है। ये 2012 में आया था। अब डॉट थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, इसमें वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डॉट थेरेपी में तो आती है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक और आती है सेकंड लाइन ड्रग, है ना। एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग आती है और सेकंड लाइन ड्रग आती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें इसकी टॉक्सिसिटी लो होती है, लो टॉक्सिसिटी रहती है इसकी, और इफिकेसी ज्यादा रहती है। टॉक्सिसिटी कम रहती है, इफिकेसी ज्यादा रहती है। इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा रहती है और इफिकेसी वो कम रहती है ना। इसलिए जब फर्स्ट लाइन ड्रग अगर फेल हो जाती है, वो उससे पेशेंट उसके साइड इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं, तब अपन सेकंड लाइन ड्रग एज ए सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर ड्रग कौन कौन सी आती है, इसके अंदर आती है आइसोनियाजिड, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिफार्मसिन, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है पायराजिनामाइड, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और आता है इथाम्ब्यूटोल, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन है फर्स्ट लाइन ड्रग। अपन आज फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। जिसमें भी अगर टीबी के बारे में जब भी पढ़ना का मौका मिलेगा तब अपन है ना फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को बहुत डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे ना, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ उसमें पढ़ेंगे अपन, है ना। आप इसमें, ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, ठीक है। कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन में, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे आइसोनियाजिड के बारे में ना। आइसो आइसोनियाजिड के बारे में चल रहा है।
आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड इसको बोलते हैं अपन, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना। आइसोनियाजिड, ये इसका एक्शन क्या होता है आइसोनियाजिड, है ना। ये एक्शन करती है कहाँ पर, माइकोलिक एसिड पर, एक्शन ऑन माइकोलिक एसिड, ठीक है। माइकोलिक एसिड के ऊपर एक्शन करेगी आइसोनियाजिड ड्रग, ठीक है, और उसको क्या करेगी, डिसरप्ट कर देती है, डिसरप्ट कर देती है, ठीक है। जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या होता है, माइकोलिक एसिड का कवर होता है, ठीक है। और ये आइसोनियाजिड ड्रग क्या करती है, उसकी माइकोलिक एसिड उसकी कवर है ना, उसके ऊपर एक्शन करेगी और उसको क्या करेगी, डिसरप्ट कर देती है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए ये ड्रग कौन सी है, ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है, ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है, कौन सी, आइसोनियाजिड है ना। इसकी डोज कितनी होती है, 5 mg पर किलोग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं इसको, ठीक है। कौन से, आइसोनियाजिड है ना। इसका एक्शन कहाँ पे होता है, माइकोलिक एसिड के ऊपर इसका एक्शन होता है। उसको माइकोलिक एसिड जो टीबी के बैक्टीरिया की जो कवरिंग है, माइकोलिक एसिड उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिस कारण से उसकी सेल वाल की रिजिडिटी नहीं रहेगी और वो उसको सेल वाल रिजिडिटी नहीं रहेगी और उसके अंदर के जो कंटेंट है ना वो सारे बाहर आ जाएंगे और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, है ना। ये ट्यूबरकुलो, इसलिए ट्यूबरकुलोसाइडल होती है और इसकी डोज कितनी होती है, 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं आइसोनियाजिड को, है ना। अब ये, ठीक है, अब ये इसकी जो साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट क्रिएट कर दिए ये, ठीक है। ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगी, हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है। दूसरा, ये एक तो हिपेटोटॉक्सिक करती है और ये पेरिफेरल न्यूराइटिस करेगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। वो क्या क्या होता है, जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे उसको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, और पैरास्थेसिया होगा, उसको मेंटल कंफ्यूजन होगा पेशेंट को, कौन, जो आइसोनियाजिड थेरेपी ले रहा है ना। इसमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक तो हिपेटोटॉक्सिसिटी और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में ना। इसको ये किसको होने के चांस है, पेरिफेरल न्यूराइटिस न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जो पेशेंट रिस्की है। रिस्की कौन कौन होता है, जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज है, जैसे HIV पेशेंट है ना, उनमें इसको होने के चांस रहते हैं, किसको, इस साइड इफेक्ट को, पेरिफेरल न्यूराइटिस के होने के चांस रहते हैं, किसमें, है ना। तो इन पेशेंट में प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन क्या देते हैं, एक विटामिन देते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए एक विटामिन देते हैं, विटामिन B6, जिसका नाम है पायरोडोक्सिन, है ना।
वो उसको अपन प्रोफाइलेक्सिस के लिए पेरिफेरल न्यूराइटिस ना हो, अभी हो तो नहीं रही है पेशेंट को, लेकिन वो भविष्य में इन पेशेंट को हो सकती है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे HIV पेशेंट, एड्स वाले पेशेंट है ना, इनको हो सकता है। ठीक है, तो उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए विटामिन B6 की डोज कितनी देंगे? 10 mg देते हैं पर डे। ठीक है, 10 mg पर डे देंगे इन पेशेंट को जो रिस्की पेशेंट है। ठीक है, इनको पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ना हो, जिस पेशेंट को आइसोनियाजिन थेरेपी चल रही है, तब उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन विटामिन B6 पायरिडोक्सिन देते हैं, 10 mg पर देते हैं। अगर पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गई है, तब अपन देंगे एज ए थेरापेटिक डोज के रूप में 100 mg पर डे। तब अपन देते हैं 100 mg पर डे देते हैं, जिससे पेशेंट को अगर पेरिफेरल न्यूराइटिस से अगर आइसोनियाजिन थेरेपी लेने के बाद उनके अगर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आने लग गए हैं, तब अपन थेरापेटिक डोज के रूप में 100 mg पर डे देते हैं। और प्रोफाइलेक्सिस के रूप में अपन विटामिन B6 देते हैं, जिसको रिस्की पेशेंट वगैरह है इनमें, तो वो देते हैं 10 mg पर डे देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना आइसोनियाजिन के बारे में। वो डेरिवेशन में पढ़ने के लिए अपन जब भी डॉट्स थेरेपी या फिर TB का जो भी चलेगा ना ट्रीटमेंट, उसमें अपन इसके बारे में डेरिवेशन में पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन रिफार्मसिन, है ना। क्योंकि इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिफार्मसिन को। ठीक है, इसका क्या क्या बारे में इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डोज कितनी होती है? इसकी डोज होती है 10 mg पर किलोग्राम पर बॉडी वेट। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, ये जो रिफार्मसिन एंटी TB ड्रग है, ये क्या करेगी, ये DNA डिपेंडेंट जो RNAs है, जो DNA डिपेंडेंट जो RNAs है, उनके ऊपर एक्शन करेगी और उनको प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देगी। ये क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस है ना बैक्टीरिया के अंदर, इसको बंद कर देगी, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं तो उस बैक्टीरिया के अंदर एनर्जीज नहीं बनेगी, जिससे बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी, उसकी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसलिए है ना, रिफार्मसिन भी क्या है, ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है ना।